स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और आज हम लोग लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट 4 लेक्चर पढ़ लिए इलेक्ट्रो के, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिस्कस किया और उसके पहले वाले में हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी को डिस्कस किया। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक चीज और डिस्कस की थी, और वो थी कि वो कौन से इफेक्ट हैं जो कि मोलर कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने टेम्परेचर को देखा, सॉल्वेशन ऑफ आयन को देखा, विस्कोसिटी को देखा, और लास्ट में देखा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। और आज हम लोग अपने वीडियो को वहीं से शुरू करेंगे कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग पढ़ने कौन सा टॉपिक जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोहलर्स लॉ। ठीक है, और कोहलर्स लॉ को ही समझने के लिए हमें बाकी की सारी चीजों को समझना है। बस इतना अपने दिमाग में बना के चलो कि हम लोगों को कोहलर्स ही पढ़ रहे हैं, और हम लोग क्या करेंगे, इस कोहलर्स को 2 वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जो कंटेंट अपना तैयार किया है उस अकॉर्डिंग एक वीडियो सफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, 1 घंटे का भी बनाऊंगा तो सफिशिएंट नहीं होगा। तो हम लोगों का आज भाई लेक्चर नंबर 5, और आज के बाद आज हम लोग मेन चीजें जितनी हो सकेंगी उतनी कर लेंगे, और उसके बाद में एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, सारे के सारे एप्लीकेशन भी बताऊंगा, एक एक चीज कोहलर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, पहली बात देखी, शुरू करते हैं कहां से, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रीजन उसके पीछे ये था कि हम लोगों ने जब इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देखा तो हम लोगों को कुछ चीजें पता चली। पहली बात पता चली कि जब डाइल्यूशन बढ़ाया जाता है, बस ध्यान से सुनना शुरू करो यहां से, जब डाइल्यूशन बढ़ाया जाता है तो पहली चीज अगर कोई बढ़ती है तो हम कहते हैं वो है अल्फा, जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने का मतलब और क्या बढ़ता है, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर, या जिसे हम लोग जनरल वे में क्या कह सकते हैं, आयंस। दे आर कैटायंस एंड आयंस बेसिकली, आसान सी लैंग्वेज में। तीसरी बात हम लोग क्या कहते थे, क्या बढ़ती है, मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी का मतलब कि उनकी स्पीड तेज हो जाती है, जो आयंस होते हैं उनके मूव करने की स्पीड तेज हो जाती है। अब यहां पर हल्की सी दिक्कत हो सकती है कि सर मोबिलिटी कैसे चेंज होती होगी, तो भाई आज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन को पूरी तरीके से इसकी कुंडली खोल ही दो। मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, एक ये बॉक्स है और एक बड़ा बॉक्स है, ये एक बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर भी 1 मोल है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, और इसके अंदर भी हमारा कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल ही इलेक्ट्रोलाइट है। बहुत बढ़िया तरीके से समझना, बहुत आसानी से समझाऊंगा। ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो है वो है 1 लीटर का, और इसका वॉल्यूम है 2 लीटर का। तो कहेंगे सर इसके अंदर 1 मोल था, 1 मोल ही था, यहाँ भी 1 मोल था। देखो डाइल्यूट ही तो किया गया है। ठीक है, डाइल्यूट ही तो किया गया है। इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था, इसमें भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था, बस इसमें हमारा 1 लीटर का सोल्यूशन है, उसमें हमारा 2 लीटर का सोल्यूशन है। दैट मीन्स वहां का वॉल्यूम ज्यादा है। तो भाई देखिए क्या होना क्या है हमारे पास, हमारे पास में होना ये है कि इसके अंदर जब आयन टूटेंगे, जाहिर सी बात है आयन टूटेंगे, बहुत ध्यान से सुनो यार कहानी को, इसके अंदर आयन टूटेंगे, तो जब आयन टूटेंगे तो किस तरीके से होंगे, ऐसे कुछ भरे हुए होंगे इसके अंदर। ठीक है, ऐसे भरे होंगे। अच्छा, 1 लीटर का मतलब कितने सेंटीमीटर क्यूब पढ़ा है हम लोगों ने, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो पढ़ा है। तो इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई कॉलम मान लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब कॉलम का मतलब हम लोग बात किसकी करने लगे, हम लोग बात करने लगे बच्चों कप्पा की। किसकी बात, कप्पा की। कप्पा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करने लगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल होंगे ऐसे आयंस, कुछ इसके अंदर भी भरे हुए होंगे, समझ गए बात को। और इनके बीच में, अब जाहिर सी बात है यार, मैंने क्या शुरुआत में बताया था सोल्यूशन में कि ओवरऑल सोल्यूशन हमेशा क्या माना जाता है, न्यूट्रल ही माना जाता है। लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट बच्चों कैटायन भी हैं और एनायन भी हैं। तो उन कैटायन, मान लो ये कोई कैटायन हो, ठीक, ये कोई एनायन हो, ये प्लस वो माइनस, तो इनके बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन तो आपस में होता ही होगा। उस इंटरेक्शन की वजह से ये आपस में जुड़ते तो नहीं हैं, बट इनकी जो मोबिलिटी है वो कम रहती है। समझो बातों को ध्यान से, इनकी मोबिलिटी कम रहती है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हमने खूब कस के बढ़ा दिया, ये वॉल्यूम बढ़ा करके 2 लीटर कर दिया, तो ये पार्टिकल बेचारे एक दूसरे से क्या हो गए, पार्टिकल बेचारे एक दूसरे से हो गए दूर। तो दोनों बातों को मैं यहीं पर क्लियर करूंगा। और इसके अंदर देखो पहले कितने पार्टिकल थे, 6 पार्टिकल मैंने शो कर रखे हैं, और अब बचे पार्टिकल कितने, अब बचे पार्टिकल 4। ठीक, और ये क्या है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है इसके अंदर रखा हुआ। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ये जो बॉक्स बनाया है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स है। चलो भाई अब बात करो, तो देखो यहां पर क्या इंटरेक्शन कम हो गया। अब अगर ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मान लेते हैं, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस अभी भी है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी बढ़ी है, और चार्ज के बीच की दूरी बढ़ी। ठीक, 1 मिनट, हाँ सारी सब्जी है। चलो भाई आगे बढ़े।
तो प्लस और माइनस जो है हमारे पास में उसके बीच की दूरी देखो बढ़ी है, और दूरी बढ़ी है इसका मतलब जो इंटरेक्शन है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। और इंटरेक्शन का मतलब बच्चों मोबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक, आपस में इंटरेक्शन कम हो रहा है और मोबिलिटी क्या है, बढ़ रही है। ये टर्म बहुत काम आने वाला है आपको, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा आज के वीडियो को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात क्या क्लियर हुई, दूसरी बात क्लियर हुई कि यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने थे, 6, यहाँ कितने बचे, 4। ठीक, 6 4 की बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब डाइल्यूजन बढ़ाया जाएगा, जब डाइल्यूजन बढ़ाया जाएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयन घटेंगे, बस इतना कहने का मतलब है। ठीक, अब ये आयन दूर दूर हो गए, और जब दूर दूर हो गए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कम बचे आयन। ठीक, क्योंकि बेचारे एक ही मोल तो थे, एक मोल यहां भी घुला है और एक मोल यहां भी घुला है। अच्छा, एक और चीज समझो, किसी भी चीज की टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज रखे स्टेबल होने के लिए, और हमारे सारे के सारे सॉल्यूशन होमोजीनियस है, तो इनकी भी टेंडेंसी यही होती है कि अगर पहले हमारे पास में हाइपोथेटिकली कंसीडर कर लेते हैं कि कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर का था और हमने उसके वॉल्यूम को एकदम से डबल कर दिया। ठीक, हमने उसके वॉल्यूम को एकदम से डबल कर दिया, तो उनकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो सारे आयन एक दूसरे से इक्वली डिस्टेंस पर ही क्या करें, मूव करें। ठीक, अब जाहिर सी बात है कि रैंडम मोशन में एक दूसरे के पास आ सकते हैं जब एक्सटर्नल एनर्जी उन्हें दी जाएगी, बट टेंडेंसी यही होती है, यानी कि मॉलिक्यूल ये जो आयन है ये अपने आप को दूर करेंगे, और जब दूर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कम बचेंगे। तो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी, और क्या बढ़ेगा, कैपेम बढ़ेगा। ठीक, कैप इक्विवेलेंट बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, केवल कम कौन हो जाएगा, केवल कापा कम हो जाएगा। और कापा के कम होने का रीजन है ये, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयन घटते जाएंगे डाइल्यूशन के साथ। समझ गए बात को? बस यहां से हम लोगों को चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगर इस चीज को समझ लिया तो भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में मैं अपनी कहानी को क्या करता हूं, आगे बढ़ाता हूं। तो भाई अब हम लोगों का जिस चीज का इंतजार, जो लास्ट 2 वीडियो से मैं बार बार बोल रहा हूं, इन्फिनिटी डाइल्यूशन, इन्फिनिटी डाइल्यूशन, अब उस चीज को समझने का समय आ गया। और बहुत बढ़िया तरीके से समझिएगा कि इन्फिनिटी डाइल्यूशन क्या है। अब मान लेते हैं क्या, सबसे पहली बात देखो, ये मानो कि अगर हम बात करते हैं इस डाइल्यूशन की, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक, और इसको एक चीज और कह सकते हैं, इसको कह सकते हो जीरो कंसंट्रेशन। तो जब भी बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है कैपेम। ठीक है, कैपेम पढ़ना है, जिसकी यूनिट क्या होती थी, याद करो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये यूनिट पढ़ी हम लोगों ने, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ऑल डाइल्यूट किया कंडक्टिविटी और बढ़ी, ऑल डाइल्यूट किया कंडक्टिविटी और बढ़ी, हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं। तो केस उठा, ये कहानी शुरू होती है यहां से, गेम स्टार्ट, लिखो भैया, कहानी शुरू हुई यहां से कि अगर हमारे पास वॉल्यूम पहले 1 लीटर था, हमने उसको बढ़ा के 2 लीटर किया, फिर हमने उसको बढ़ा के और कर दिया, यहां था 1 लीटर, यहां था 2 लीटर, यहां था 3 लीटर। यहां कंडक्टिविटी कुछ थी, जब यहां आए तो इंक्रीज हुई, जब यहां आए तो और इंक्रीज हुई। तो कहा गया अगर इस लीटर को बढ़ा बढ़ाकर क्या कर दिया जाए, इनफाइनाइट कर दिया जाए, अगर इस वॉल्यूम को बढ़ाकर इनफाइनाइट कर दिया जाए तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती बढ़ती क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और अगर हम लोग एक चीज और देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बहुत आसानी से समझना इन चीजों को, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, हम सबको पता है कि इन्फिनिटी तक नहीं जा सकती मोलर कंडक्टिविटी, तब तो समस्या ही खत्म हो गई यार बिजली की, अगर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो गई। चलो भाई आगे की कहानी करें कि एक फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, और वो फॉर्मूला था कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होती थी, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, और हमने कहा कि हमने इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दिया, तो कंसंट्रेशन इक्वल टू हो गया मोल अपॉन इन्फिनिटी, मोल अपॉन इन्फिनिटी। हाई स्कूल से बच्चों जानते हो, किसी भी चीज को इनफाइनाइट से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि हम चाहे कहें इनफाइनाइट डाइल्यूशन और चाहे कहें जीरो कंसंट्रेशन, दोनों बातें एक ही हैं।
ठीक, चाहे हम कहें इन्फिनिटी डाइल्यूशन, चाहे हम कहें जीरो कंसंट्रेशन, दोनों बातें सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक, तो यहां पर अगर हम मोलर कंडक्टिविटी को चेक करेंगे तो उस मोलर कंडक्टिविटी को कहा जाएगा लैम्डा एम पर नॉट लगा दो या फिर क्या लगा लो, इन्फिनिटी लगा लो। ठीक है, चाहे इनफाइनाइट को चाहे जीरो लिखो, ज्यादातर आपको जीरो लिखा हुआ मिलेगा जो कि जीरो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, समस्याएं बनना शुरू हुई दिमाग में, अब इन समस्याओं का तोड़ निकालते हैं। तो अब समझना ये था कि ये इन्फिनिटी डाइल्यूशन असल में है क्या। तो देखो बहुत अच्छे तरीके से समझना ये है कि मान लेते हैं हम यहां पर ले रहे हैं वॉल्यूम इन, किसमें ले लें, सेंटीमीटर क्यूब। चलो वहां सेंटीमीटर क्यूब में है ना यूनिट, तो सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट है, तो वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ले लिया। और दूसरी तरफ क्या लिख लेते हैं, दूसरी तरफ लिखते हैं हम लोग लैम्डा एम। ठीक, लैम्डा एम लिख रहे हैं, जीरो या इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी की। और मोलर कंडक्टिविटी किसमें, महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, सारी यूनिट यूज करो, याद रहे, चाहे आप क्या कहो ओम इनवर्स, चाहे कहो महो, एक और यूज कर सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक, चलो तो अब समझना है आपको, बस साइलेंट करो अपने दिमाग को, बिल्कुल शांत हो और देखो मैं क्या कह रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम था वो था 10 सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक, हमारा वॉल्यूम क्या था, 10 सेंटीमीटर क्यूब का, और उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी थी मान लेते हैं वो थी 0.1। ठीक, ऐसे ही मान लेते हैं इस यूनिट में 0.1 थी। अच्छा, हमको पता है कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक, हमें पता है कि जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हमने क्या किया, इस 10 सेंटीमीटर क्यूब को कर दिया जाकर के 11 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और ये 0.1 से क्या हो गई, 0.2 हो गई, ऐसे ही मान रहा हूं। ठीक, हो कुछ भी सकती है, बस समझने के लिए कंसीडर करो, ये क्या हो गई, 0.2 हो गई इस यूनिट में। फिर हमने क्या किया, 12 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, ये मान लेते हैं 0.3 हो गई। इसी तरीके से हम बढ़ाते चले गए और लास्ट में हमने किया जाकर के कितना, इसे लास्ट में हमने कर दिया इसे 10 से लेकर के 20 तक। ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्यूब तक कर दिया। तो वहां मान लेते हैं 0.1 बढ़ता चला गया, लिनियरली बढ़ता चला गया, 0.1 और अगर ऐसे बढ़ रहा है तो एक बात और सीख लो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है। लिनियरली हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही बढ़ता है। ठीक है, तो 20 जब हुआ जाकर के 10 से 20 हुआ तो ये 10 बढ़ा इधर और यहाँ हो गया 1.0 मान लेते हैं, और ये किसमें, महो सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स में। अब ध्यान से सुनना, यहां तक बढ़ता गया, 10 पर 0.1, 11 पर 0.2, 12 पर 0.3, सिमिलरली 0.4, 0.5, 0.6 बढ़ता गया, कहां तक आ गया, 1 तक आ गया। फिर हमने कहा कि अब बढ़ाओ 21 सेंटीमीटर क्यूब, ये नहीं बढ़ा, ये उतना ही है। फिर हमने इसको बढ़ाया 22 सेंटीमीटर क्यूब, ये नहीं बढ़ा, ये उतना ही है अभी भी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अब इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब अनंत अमाउंट ऑफ पानी डाल देना नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है वो सिचुएशन पॉइंट जिसके बाद आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो जाती है, नहीं बढ़ती है। समझ गए बात को पूरी तरीके से। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या कि अब इसके बाद नहीं टूट सकता। अब अगर आप वॉल्यूम को 22 की जगह 50 भी कर दो, जाकर के 100 कर दो, या क्या कर दो, इनफाइनाइट कर दो, इसकी कंडक्टिविटी एक ही रहेगी, और इसी कंडक्टिविटी को कहते हैं लैम्डा एम नॉट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, इस पॉइंट को ही कहोगे आप जीरो कंसंट्रेशन पॉइंट, या आप क्या कह सकते हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहां पर ये सॉल्यूशन इन्फिनिटी डाइल्यूट हो गया, अब इसके बाद डाइल्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, और इसी को आप जीरो कंसंट्रेशन पॉइंट कह सकते हो, इन्फिनिटी डाइल्यूशन पॉइंट कह सकते हो। और इस मोलर कंडक्टिविटी को भी एक नाम दिया गया, वो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग का मतलब समझते हो, अब इसके बाद बढ़ना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये थी कहानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, मतलब बस ये हुआ कि जब हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है, हम और डाइल्यूट करते हैं और बढ़ती है, हम और डाइल्यूट करते हैं वो और बढ़ती है। फिर एक पॉइंट बच्चों ऐसा आता है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद अगर हम डाइल्यूट भी करते हैं ना तो उनकी मोबिलिटी नहीं बढ़ती, साथ ही साथ उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी नहीं बढ़ती, यानी कि उनके चार्ज कैरियर भी नहीं बढ़ते। और ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये कांस्टेंट हो जाती है, अभी ये भी समझाऊंगा।
परेशान मत हो। अभी ये भी समझाऊंगा कि ये कांस्टेंट हुई तो हुई क्यों, ठीक, ये कांस्टेंट हो गई तो उसके पीछे क्या रीजन है वो भी समझना है। अभी ब्रीफली समझेंगे। बस इतना समझो कि हमारे पास में ये पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट जिसके बाद मोलर कंडक्टिविटी बढ़ना बंद हो जाती है, उस पॉइंट को आप कहेंगे जीरो कंसंट्रेशन और इन्फिनिटी डाइल्यूशन। वहां पर मोलर कंडक्टिविटी को आप कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा एम, बड़ा लैम्डा एम और उसके ऊपर नॉट या फिर इन्फिनिटी। समझ गए बात को पूरी तरीके से? नहीं समझे रिवाइंड करो वीडियो, रिवाइंड करके दोबारा देखो, फिर नहीं समझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं दोबारा समझाऊंगा। चलो भाई अब आगे की कहानी अब शुरू करता हूं कि ये बढ़ना बंद हुई तो हुई क्यों। चलो भाई, उम्मीद है कि इस तरीके से अगर आप पढ़ रहे हो तो समझ में आएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो, जो बातें जरूरी हो उनको नोट करो, केवल मेरे काम करने से कुछ नहीं होना है। तो आप बात कर लो भैया कि ये लिमिटिंग वैल्यू आ क्यों गई। चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास फिर से एक बीकर था, वही बीकर, उसका कितना था वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा 1 सेंटीमीटर क्यूब था, 10 सेंटीमीटर क्यूब था, हाँ 10, यही तो लिया था 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब वाला छोटा सिस्टम बना लो, ये था 10 सेंटीमीटर क्यूब का। अच्छा एक इंटरमीडिएट कोई बना लो, 15 सेंटीमीटर क्यूब का एक सिस्टम बना ले तो थोड़ा सा बड़ा, ठीक। और लास्ट वाला कहां पर आया था इन्फिनिटी डाइल्यूशन पॉइंट 20 सेंटीमीटर क्यूब पर, वो खूब बड़ा बना लो, ये इतना, ठीक। और इधर मेन पॉइंट लिखेंगे हम लोग जो कि इन्फिनिटी डाइल्यूशन के हैं। चलो भाई शुरू करें। कितने मिनट हो गए? 16, हाँ ठीक है, 30 मिनट तो जाएंगे ही जाएंगे, वो तो कंफर्म है। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब में मान लेते हैं कि हमारे पास में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी अल्फा, वो कितनी थी? मान लो ऐसे ही थी कुछ, कितनी मान लेते हैं 95% थी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे, 95% थी, 96 मान लो, ठीक है। 97 98% तो हो ही जाते हैं, कई सारे ऐसे हैं जो 100% हो जाते हैं। चलो 100 मान लो, पूरी 100 मान लो, 100% कुछ नहीं था, सबका सब टूट चुका था, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब में ये 100 का 100 सारे के सारे कितने मॉलिक्यूल थे? 6 मॉलिक्यूल मान लेते हैं टूटे, ठीक, जितने बन गए उतने मान लेते हैं। तो ये 6 थे हमारे पास में। अच्छा तो इनके बीच की जो अभी इंटर आयनिक फोर्स की बात कर रहे थे, इंटर आयनिक फोर्स या इंटर आयनिक इंटरेक्शन, क्योंकि ये वॉल्यूम बहुत कम था, 10 सेंटीमीटर क्यूब था, तो आयन पास पास थे। जब आयन पास पास थे तो इंटरेक्शन हो रहा था, और जब इंटरेक्शन हो रहा था तो मोबिलिटी क्या थी? कम थी, ठीक। हमने क्या किया? डाइल्यूशन स्टार्ट किया। डाइल्यूशन स्टार्ट किया, ये मॉलिक्यूल दूर होना स्टार्ट हुए, ये मॉलिक्यूल दूर होना स्टार्ट हुए, और क्या बढ़ने लगी? ये बढ़ने लगी, ठीक है। अच्छा 15 सेंटीमीटर पर आया तो ऐसी कंडीशन आ गई, बराबर दूरी पर बना लो, 1 2 3 4 5 6, ऐसी कंडीशन आ गई। तो पता है भाई इसीलिए तो बढ़ी है, क्योंकि इनके बीच का जो इंटरेक्शन था, इनके बीच का इंटरेक्शन, ये वाला इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन क्या हो गया? घट गया, और लैम्डा एम क्या हो गई भाई? बढ़ गई। अच्छा 20 पर जब आए तो कुछ ऐसा हुआ, 1 2 3 सॉरी एंड 4 5 6। तो अब ऐसा पॉइंट आ गया बच्चों, ध्यान से सुनना बात को मेरी, अब ऐसा पॉइंट आ गया कि इनके बीच का इंटर आयनिक फोर्स लगभग क्या हो गया? लगभग क्या हो गया? 0। लगभग क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि जो हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 6 मॉलिक्यूल थे तब भी, 6 बाद में भी, और 6 उसके बाद में भी। ये भी बात बहुत काम आएगी। अगर यहीं पर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, वो 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं होती उसकी डीओडी भी बढ़ती। यानी यहाँ 6 मॉलिक्यूल होते, जब डाइल्यूट करते तो 10 होते, और डाइल्यूट करते तो क्या होते? 20 होते। ऐसा कुछ हो रहा होता वीक में, ठीक है। लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, इसलिए जितना था सबका सब टूट चुका था, तो केवल क्या बढ़ रही थी? केवल इंटरआयनिक डिस्टेंस उनका बढ़ रहा था, और इंटरआयनिक फोर्स उनकी घट रही थी। तो ऐसी कंडीशन जब आ गई कि इनके बीच का फोर्स 0 हो गया, तो इनकी कंडक्टिविटी लैम्डा एम जो थी वो भी इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे मान ली हम लोगों ने। यही तो देखा था इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट हम लोगों ने। चलो भाई अब आगे की कहानी। अब हम इसको और बढ़ा दें तो क्या इनके इंटरआयनिक फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? निगेटिव थोड़ी ना हो जाएगा यार, 0 हो तो चुका है, और कितना कम करोगे आप? यानी कि यहाँ पर आयन इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, यहाँ पर आयन इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। उनको मतलब नहीं है कि एनायन कौन सा था उनके साथ, बस बात को पकड़ो मेरी, उनके साथ में कौन सा एनायन था उन्हें मतलब नहीं रह गया, वो इंडिपेंडेंट है मूव करने के लिए। तो इनकी मोबिलिटी भी बच्चों क्या हो गई? फिक्स हो गई, ठीक है। अब हम डाइल्यूट करेंगे भी तो वो नहीं बढ़ने वाली, और ये रीजन है आपके पास कि जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाते हो डाइल्यूट करते करते, तो आपकी जो लैम्डा एम है वो कांस्टेंट हो जाती है, और अब हम इसे कहेंगे लैम्डा एम, वो हो गई हमारी लिमिटिंग। बात समझ गए?
पूरी तरीके से। तो ये कहानी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। तो इस पूरे सोल्यूशन के लिए जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया उसके लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन कितने पर है, 20 सेंटीमीटर क्यूब पे है। समझ गए पूरी तरीके से। चलो बढ़ते हैं आगे कि इस इन्फिनिटी डाइल्यूशन के क्या अच्छे पॉइंट है। पहली बात, पहला जो अच्छा पॉइंट है वो आपका ये है कि यहां पर हमारा इंटर आयनिक फोर्स जो अभी देखा, इंटर आयनिक फोर्स, वो क्या मान लिए जाते हैं, शून्य, जीरो, जीरो ही होते ही हैं। ठीक है। दूसरी बात, आयंस आर फ्री टू मूव। जब हमारा इंटर आयनिक फोर्स ही क्या हो गया है, शून्य हो गया है, तो जो आयन है वो मूव करने के लिए फ्री हो चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर लैम्डा एम की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, लैम्डा एम नॉट के। लैम्डा एम की वैल्यू लैम्डा एम नॉट के बराबर हो जाती है, और जो कि क्या होती है, लिमिटिंग। अच्छा, लिमिटिंग का मतलब एक चीज और हो गई कि वो फिक्स हो गई, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फिक्स भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट भी हो जाती है, लिमिटिंग हो जाती है, यानी इसके बाद बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो सारी बातों को नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। चले भाई, तो मेरे हिसाब से 20 मिनट लगे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं कोहलर्स लॉ की नीड पर, कि नीड क्या थी। चलो भाई आ जाए। आज मैं भी फुल मोमेंटम में हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी फुल मोमेंटम में ही आकर के पढ़ाई करो। ठीक है, तो नीड पढ़ ले भाई की जरूरत क्यों पड़ी। एक मिनट जरा देखो, सब लोग कंसंट्रेट करना, बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करना, शायद फिर से कोई इंटरप्शन है आसपास। ठीक है, अगर वो हो तो उसको अवॉइड करो। चलो भाई, नीड ऑफ कोहलर्स। तो नीड ये थी कि अभी हम लोगों ने देखा कि स्ट्रॉन्ग में केवल एक ही फैक्टर ऐसा था जो कि कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा था। दूसरा फैक्टर अगर था भी तो माइन्यूट सा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो नीड पढ़ने के लिए हमें पढ़ने होंगे वापस एक बार इलेक्ट्रोलाइट। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग और दूसरे होते हैं वीक। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग और दूसरे होते हैं वीक। तो स्ट्रॉन्ग की बात क्या है, याद करो, अल्फा कितनी होती है, 1, या हम क्या कह सकते हैं, 100%। वीक जो होता है उसकी अल्फा लेस देन 1। यही तो होता है। अल्फा इक्वल टू 1 या 100% मान लेते हैं, यहाँ अल्फा बहुत कम होती है। तो भाई एक बात बताओ, इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर डाइल्यूजन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या अल्फा बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। अल्फा बढ़ेगी अगर 98 या 99% है तो बढ़ेगी भी तो बहुत माइन्यूट सी बढ़ेगी, कोई फर्क नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर क्या बढ़ेगी, यहाँ पर मोबिलिटी बढ़ेगी, और मोबिलिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, कैपेम बढ़ेगा। मोबिलिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, कैपेम बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ की बात करो, अगर यहाँ हम डाइल्यूजन करते हैं इंक्रीज, तो यहाँ पे बच्चों अल्फा भी इंक्रीज होगा, यहाँ पर अल्फा भी इंक्रीज होगा, साथ साथ क्या इंक्रीज होगी, मोबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो यहां पर देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर केवल एक ही ऐसी चीज है, दैट इज मोबिलिटी, जो कि लैम्डा एम को बढ़ाने वाली है। और यहां पर दो चीजें हैं, पहली तो अल्फा और दूसरी मोबिलिटी। यानी कि आप क्या सोचते हो, आपके हिसाब से कहां पर लैम्डा एम की वैल्यू जल्दी से इंक्रीज करनी चाहिए, यहां या फिर यहां? यहां पर धीरे धीरे इंक्रीज करेगी और यहां पर जल्दी जल्दी इंक्रीज करेगी। समझे बात को? तो सबसे पहली बात तो क्या है, सबसे पहली बात है कि यहां पर जो लैम्डा एम बढ़ेगा, कैपेम बढ़ेगा, जो कैपेम बढ़ेगा जब, तो कैपेम बढ़ेगा और वो तेजी से बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। रीजन है क्योंकि एक तो आयन बढ़ेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने का मतलब क्या है, अल्फा बढ़ने का मतलब क्या है कि आयंस बढ़ेंगे, और आयंस बढ़ेंगे तो चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, चार्ज कैरियर बढ़ेंगे और उसके साथ साथ उनकी मोबिलिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर लैम्डा एम जल्दी जल्दी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। समझे बात को पूरी तरीके से? तो अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, अब पढ़ते हैं बच्चों इसका क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफ के बाद समझ में आ जाएगा कि कोहलर्स क्यों जरूरी थे। चलो भाई नोट कर लो इसको, फटाक से नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग ऐसे ही लिखा रहने दो और वीक भी ऐसे ही लिखा रहने दो, ये मिटा दो पूरा, ये साइड नोट कर लिया हो। तो ग्राफ किसने बनाया, ग्राफ आप लोग पढ़ोगे बीएससी में, जब आ जाओगे तो पढ़ोगे बढ़िया तरीके से। ग्राफ बनाया था डिबाई हकल ऑनसिंगर इक्वेशन बोलते हैं इसे, हकल ऑनसिंगर इक्वेशन, ये इक्वेशन का नाम है। और बेसिकली ये इक्वेशन क्या होती है मैं पहले बता दूं आपको, इक्वेशन साइड में लिख करके बड़ा बड़ा लिख दो। ये होती है लैम्डा एम कैपेम सी इज इक्वल टू कैपेम नॉट माइनस बी अंडर रूट सी।
ठीक है, ये बीएससी लेवल पे पढ़ना है आपको जाकर के, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन करना मेरे लिए जरूरी है क्योंकि मैं चीजों को रटवा के नहीं समझाना चाहता। ये इक्वेशन बनाई थी किसने? डिपाई हक्कल ने बनाई थी, और डिपाई हक्कल ओनसेंगर इक्वेशन इसका नाम दिया गया। तो इन्होंने कहा कि देखो जो कैपेम सी है वो कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन, कैपेम नॉट कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन, और माइनस बी अंडर रूट सी जो है, जो बी अंडर रूट सी है हमारा, यहाँ पर बी है एक कांस्टेंट, ठीक है, बी है एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट अलग अलग सॉल्यूशन के लिए अलग अलग तरीके का होता है, और सी है कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि इस कंसंट्रेशन पे ये वाली मोलर कंडक्टिविटी थी और ये वाली मोलर कंडक्टिविटी इंफिनिटी डाइल्यूशन पे थी। तो आप लोग बहुत अच्छे से एक चीज कर सकते हो, इसको अगर मान ले y इक्वल टू, देखो ये क्या आ गया हमारा, ये हो गया m, ये हो गया x और ये हो गया c, ठीक है, तो y इक्वल टू c माइनस एम एक्स, जो कि मैथ वाले बच्चों के लिए बहुत आसान चीज है, लीनियर इक्वेशन है ये, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन है ये, ठीक है, बस इसकी स्लोप कैसी है, निगेटिव है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा मामला। चलो भाई देखें, तो अगर हम लोग, पहली बात तो इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, उसको भी समझाऊंगा मैं। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग के लिए क्या बनाते, ग्राफ प्लॉट करते, तो मैंने एग्जांपल भी बच्चों भी ऐसा ही लिया था जिसमें कंडक्टिविटी लिनियरली क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, कंडक्टिविटी वॉल्यूम बढ़ने के साथ लिनियरली क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो ग्राफ बनाया गया, किसने, डिबाई हक्कल नहीं बनाया था, अंडर रूट सी और किसके बीच में, कैप एम के बीच में, कैप एम सी के बीच में। चलो भाई देखो तो क्या हुआ, हम लोग देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्स पर सी मान रखा है और लैम्डा एम सी को क्या मान रखा है, वाई पर मान रखा है, तो ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई। तो मान लेते हैं कि अंडर रूट सी जब थी, कंसंट्रेशन जब शुरुआत में थी, तो कुछ कैप एम यहाँ पर था, ठीक है, ध्यान से समझना बात को। अच्छा, जब वॉल्यूम बढ़ाया तो कंसंट्रेशन बढ़ी या घटी, ध्यान से सुनो बात को, वॉल्यूम बढ़ाया तो कंसंट्रेशन बढ़ी या घटी, कंसंट्रेशन घटी बच्चा, तो कंसंट्रेशन घटी मतलब पीछे आई। अच्छा, लैम्डा एम क्या हुआ, बढ़ा, लैम्डा एम बढ़ा यानी कि ऊपर आया, यानी कि कहीं यहाँ आ गया, फिर और वॉल्यूम बढ़ाया, कंसंट्रेशन और घटी, यहां बनाओ, ऐसे बनाओ जिससे काट जाए, ठीक है, यहां आया, और कंसंट्रेशन कम की तो पॉइंट यहां आया, और कंसंट्रेशन कम की तो पॉइंट यहां आया, ठीक, ध्यान से सुनना बात को। तो अच्छी बात क्या थी, अच्छी बात थी कि यहां पर अल्फा इफेक्ट नहीं कर रहा था, तो ये ग्राफ आ गया बच्चों लिनियर, ऐसा, ठीक, ये ग्राफ कैसा आ गया, लिनियर आ गया, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये स्ट्रॉन्ग के लिए है, ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये ग्राफ आ गया। अब आप लोग एक चीज देखो, इस इक्वेशन में अगर मैं कह दूं c इक्वल टू 0, अगर मैं क्या कह दूं, c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 मतलब जीरो कंसंट्रेशन, जीरो कंसंट्रेशन मींस इन्फिनिटी डाइल्यूशन, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो हो जाएगा कैप एम सी इज इक्वल टू कैप एम नॉट, भाई सी वाला टर्म ही गायब हो गया, यानी कि जो कंसंट्रेशन सी, कैप एम सी इज इक्वल टू कैप एम नॉट, यानी कि जब हम लोग सी को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, तो हमारी जो कंडक्टिविटी होगी वही क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे हो जाएगी। कहने का मतलब ये था कि अगर इस ग्राफ को पीछे बढ़ा के काट दिए, पहले ग्राफ बना लो, कंसंट्रेशन 0 तो कभी कर ही नहीं सकते, बट वो पॉइंट ग्राफ से निकाल सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद इसको आगे बढ़ा ले। अच्छा, रूट सी यहाँ पर क्या है देखो, 0,0, ठीक, तो ये जो इंटरसेप्ट आया, इतना इंटरसेप्ट, बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन समझ जाएंगे, ये इंटरसेप्ट देखो किसके बराबर है, इसके बराबर, तो यहां पर जो ये पॉइंट आ गया, इतनी दूरी, यही हो गई हमारी लैम्डा एम नॉट। कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब ये था कि हम लोग क्या, कितने मिनट हो गए, 28, बस वीडियो 1 मिनट के लिए क्या कर दूं, क्लोज कर दूं, 30 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाता है। हाँ भाई चलो दोबारा स्टार्ट कर लें। कहने का मतलब क्या था कि ये जो थी हमारी, ये स्ट्रॉन्ग के लिए इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर, ये क्या है हमारी, ये है इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, वो बहुत आसानी से क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे, किस मेथड से, ग्राफ की मदद से। लेकिन जब वीक पर पहुंचे तब क्या हुआ, वीक पर पहुंचे तब हुआ ये कैपेम सी। अब यहां पर याद करो, 2 फैक्टर है, एक तो डीओडी है और दूसरा मोबिलिटी है। तो जब यहां पर थी तब मान लेते जैसे यहां पर थी वैसे ही यहां पर थी, बट यहां पर पड़ा था कुछ HCl टाइप और यहां पर पड़ा था कुछ CH3COOH टाइप। तो जब हमने कंसंट्रेशन को किया कम, तो पहले तो ऐसे थोड़ी सी क्या हुई, बढ़ी, ठीक है, थोड़ी सी बढ़ी, यहां तक जैसे पहले बढ़ी थी,
फिर और किया तो और हुई, और किया तो और हुई, और किया तो और हुई, और उसके बाद में ये ग्राफ कैसा हो गया, लिनियर की जगह हो गया कर्व। सीधा बनाना आप लोग, मेरी आदत, मेरी आर्ट इतनी अच्छी होती तो फिर क्या था, ठीक है। ये ऐसे सीधा हो गया, और सीधा होकर के आगे जाकर ये परपेंडिकुलर हो गया किसके, वाई एक्सिस के। और जब वाई एक्सिस के बच्चों परपेंडिकुलर हो गया, तब आप इसको चाहे जितना बढ़ा लो, क्या ये इसे कभी काटेगा, इसे कभी नहीं काटेगा। यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ वाला मेथड जो था वो हो गया फेल। ग्राफ की मदद से हम लोग नहीं निकाल सकते थे इस पॉइंट को। अच्छा, निकालना चाहते तो निकाल सकते थे, ठीक है, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल असंभव था, असंभव नहीं था, बट इसके लिए ये काटता भी तो इतनी दूरी पर जाकर के काटता कि हम लोग इस कंसंट्रेशन को इनफाइनेटली डाइल्यूट कर ही नहीं पा रहे थे, इतने ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत थी, ठीक है। हर बार क्या बढ़ते थे, जब भी डाइल्यूट करो तो डीओडी भी बढ़ रही थी और साथ साथ मोबिलिटी भी बढ़ रही थी। तो ये ग्राफ वाला मेथड क्या हो गया, फेल हो गया। और तब हमारे कौन आए, तब आए सर कोहलर, और उन्होंने इस समस्या का क्या किया, अंत किया, ठीक है। तो 30 मिनट का देखो, 28 मिनट पे मैंने वीडियो क्लोज किया था, और ये कितनी हो गई, 2 मिनट की हो गई, ठीक है। तो एक मैं क्या कर देता हूं, मैं केवल एक एक्सपेरिमेंट जो कोहलर ने किया था वो और एक्सप्लेन कर देता हूं 2-3 मिनट में, और उसके बाद में क्या होता है, उसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे। चलो भाई देखो, तो कोहलर जी ने किया क्या, कोहलर जी ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उठाए, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या कर ली, स्टडी कर ली, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या कर ली, स्टडी कर ली, और ये स्टडी इतनी परफेक्ट थी कि ये वीक पर भी क्या होने लगी, बहुत आसानी से लगने लगी। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग की मदद से, बेसिक काम क्या है कोहलर का, कि स्ट्रॉन्ग की मदद से हेल्प किसकी लो, स्ट्रॉन्ग की, और फाइंड किसको कर लो, वीक को। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से पता करना ही कोहलर के लॉ का बेसिक मोटो था। तो देखो ये एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, मैं आपके सामने लिख देता हूं पहले सारी वैल्यूज, और वैल्यूज को मैं देख करके लिख देता हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इन्होंने कुछ इलेक्ट्रोलाइट लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नीचे लिख देता हूं मैं, पहला लिया इन्होंने KCl और लिया NaCl, ठीक है। दूसरा पेयर लिया एक और KBr, अगला लिया होगा जाहिर सी बात है NaBr। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपको सब कुछ समझा देगा। अगला लिया इन्होंने KNO3 और नेक्स्ट वन लिया NaNO3। तो देखो कितने अच्छे पेयर लिए, यहां पर K के साथ Cl, Na के साथ Cl, K के साथ Br, Na के साथ Br, KNO3 और NaNO3। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने कैप एम नॉट की वैल्यू निकाली, कैप एम नॉट की वैल्यू, ध्यान से समझना, कैप एम नॉट की वैल्यू। और उसके बाद में पहले इतना समझ लो, तो कैप एम नॉट की वैल्यू यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो KCl की वैल्यू आई, ये तो स्ट्रॉन्ग था, ग्राफ से आ सकता था, तो जब ये वैल्यू निकाली गई तो ये आई 149.86, 149.86, और जो NaCl की आई वो आई 126.45, 126.45। ये वैल्यूज मैंने ढूंढ के लिखी हैं जिससे आपको सारी बातें समझ में आ सके। जो दूसरा पेयर था उसकी आई 151.92 इसके लिए, KBr के लिए, और NaBr की आई 128.51, ठीक। जो KNO3 और NaNO3 का ग्रुप था इसकी आई 144.96, और जो NaNO3 था उसका आया 121.55, 121.55, ठीक है, अच्छी बात है। ये उन्होंने निकाली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। फिर हुआ क्या, फिर हुआ ये कि अगर आप इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस देखो और इसका डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस देखने पर आप निकालोगे, खुद माइनस कर लेना घर पे, आएगा 23.41, यहां भी आएगा 23.41, यहां भी आएगा 23.41। हर जगह पर जो डिफरेंस था वो बिल्कुल सेम आ गया, और यहां से कोहलर की कहानी स्टार्ट हो गई। रिजल्ट क्या मिला, ये कर तो लिया कि हाँ भाई KCl लो, NaCl लो, KBr लिया, NaBr लिया, KNO3 NaNO3, ठीक है। और उसके बाद में जो लैम्डा m थे वो निकाले गए और उनका डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इसका क्या मतलब था, इसको डिस्कस कर ले फिर समझते हैं। इसका बच्चों केवल एक मतलब था, मतलब ये था कि अगर हम लोगों ने लैम्डा m नॉट निकाला है, ध्यान से सुनना, अंतिम स्टेटमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये K प्लस Cl माइनस और Na प्लस Cl माइनस ये इंडिपेंडेंटली मूव करने के लिए फ्री हैं, ठीक, ये इंडिपेंडेंटली मूव करने के लिए फ्री हैं। तो इनकी कंडक्टिविटी और इनकी कंडक्टिविटी तो कैंसिल आउट हो गई। देखो एक Cl की माइनस कर है ना,
डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो Cl की कंडक्टिविटी और Cl की कंडक्टिविटी तो हो गई कैंसिल आउट, और बची किसकी, Na प्लस की और K प्लस की। तो मतलब क्या हुआ कि Na प्लस और K प्लस का जो डिफरेंस है, Na प्लस और K प्लस का जो डिफरेंस है वो आया है 23.41, क्योंकि Cl तो कॉमन थे, उनकी कंडक्टिविटी तो एक जैसी रही होगी इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे। तो ये डिफरेंस किसका है, Na प्लस एंड K प्लस का डिफरेंस है। सेम बात देखो, क्या यहां से नहीं दिख रही, Br की कंडक्टिविटी को इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे कैंसिल आउट कर देगी, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव। और K और Na की कितनी आ गई, 23.41। यहां भी देखो NO3 से तो मैटर ही खत्म हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे NO3 की इधर अलग, NO3 की इनके पास अलग, ठीक है। तो डिफरेंस फिर से K और Na का कितना आया, 23.41। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इन्फिनिटी डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पे Na प्लस और K प्लस की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो है फिक्स। तभी चाहे यहां लिया जाए, चाहे यहां लिया जाए और चाहे यहां लिया जाए, उनका डिफरेंस 23.41 ही आ रहा है। नहीं समझे भाई, इस वाले पेयर में देखो Cl था, यहां Br था, यहां NO3 था, ठीक यही तो है। लेकिन यहां पर Cl था तब भी 23.41 का ही, Br था तब भी 23.41 का ही, NO3 था तब भी 23.41 का ही। कहने का मतलब क्या है कि ये एनायन इफेक्ट नहीं कर रहे। K प्लस और Na प्लस की कंडक्टिविटी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 23.41 आ रहा है। और अगर हर जगह ऐसा हो रहा है तो इसका केवल एक मतलब है कि Na की कुछ अपनी वैल्यू है और K की कुछ अपनी वैल्यू है, ठीक। Na की कुछ अपनी वैल्यू है, K की कुछ अपनी वैल्यू है, और वो फिक्स है। और वो फिक्स किस पर है, इन्फिनिटी डाइल्यूशन पॉइंट पर फिक्स। क्योंकि अगर इन्फिनिटी डाइल्यूशन नहीं होता तो ये Cl, ये Br और ये NO3 पोटेशियम और सोडियम के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते। समझो बातों को ध्यान से, नहीं समझ पाए अब भी, वीडियो को रिवाइंड करो यार, दोबारा देखो तुम लोग, ठीक है। अगली वीडियो में दोबारा क्लियर करूंगा, एक और एग्जांपल लूंगा ऐसा ही। चलो भाई आगे की कहानी करें। तो मतलब क्या निकल करके आया, मतलब ये निकल करके आया कि किसी भी कैटायन, किसी भी एनायन की मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन, पॉइंट यहां लिख दूं, जीरो या इन्फिनिटी, जीरो कंसंट्रेशन और इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर क्या होती है, फिक्स होती है। और इसे हम कहते हैं मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। इसे हम क्या कहते हैं, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी कहते हैं, और इसे छोटे वाले लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अच्छा, अगर कैटायन हो तो लिख देंगे लैम्डा प्लस, और अगर एनायन हो तो लिख देंगे लैम्डा माइनस। अभी की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक। ये कोहलर का एक्सपेरिमेंट था जिससे उन्होंने ये प्रूव किया कि हर एक कैटायन और हर एक एनायन की मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर एक फिक्स वैल्यू होती है, जो कि टोटल मोलर कंडक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही होती है, ठीक। समझ गए बात को। और उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे वाले लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग कोहलर्स के लॉ के यहाँ पर स्टेटमेंट लिख करके तब शुरू करेंगे, और आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अगर मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत, ये सारी चीजें जो मैं ढूंढ करके ला रहा हूं आपके लिए, अगर ये आपको अच्छी लग रही हैं तो अब मैं हक से कह सकता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और वहां तक शेयर करिए जहां तक के बच्चों को इसकी जरूरत है। जल्द मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।